हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। और आज का दिन जो भारत में शुरू हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनावी दौर के दौरान इस गुरुवार को 121 सीटों पर 12 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मतदाता अपने इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़े उत्साह से उस कतार में जाकर खड़े हो रहे हैं जहां से वो बूथ में जाकर प्रकट करते हैं किसे चाहते हैं बनाना वो अपना नेता। आने वाले 5 वर्षों तक भारत की तकदीर लिखने का जिम्मा जनता किसको देती है, इसके बारे में विचार न केवल जनता में जोरदार तरीके से हो रहा है, न केवल राजनीतिक दलों के विशिष्ट नेता इस बारे में चिंतन करके अपने विचार जनता तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि भारत के बुद्धिजीवी भी इस बारे में विचार कर रहे हैं। और उन बुद्धिजीवियों की श्रृंखला में बॉलीवुड के कुछ जाने माने नाम भी शामिल हो गए हैं। इस बार पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकली करेक्ट रहने की अपनी सेल्फ इम्पोज्ड बाध्यता से बाहर निकलते हुए बहुत सारे फिल्मी नामों ने एक विज्ञप्ति जारी करके सिर्फ सेक्युलर दल को मत देने का आह्वान किया है और इसके विरोध में भी कुछ स्वर उठकर सामने आए हैं। बहरहाल आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति ग्लैमर के साथ बहुत पुराना संबंध रखती है। हमारे दिग्गज बिग बी स्वयं राजीव गांधी जी के मित्र होने के नाते सांसद के रूप में जनता की सेवा करने पहुंचे और संसद में कुछ समय बिताने के बाद वो पलट गए और फिर उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वो राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने इस निर्णय को अपनी धर्मपत्नी जया जी पर लादा नहीं और वो राज्यसभा की सदस्य हैं। राज्यसभा की सदस्य में जहां एक जया प्रदा जी भी शामिल हैं, वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बॉलीवुड के कुछ दिग्गज कलाकार मैदान में जहां पहुंचे हैं। आप जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना पहले भी केंद्रीय मंत्री तक जा पहुंचे हैं। खलनायक से न केवल नायक बल्कि मंत्री के पद का सफर तय करने वाले ये दोनों कलाकार फिर से चुनाव मैदान में हैं और इस बार पहली बार संभवतः किरण खेर चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका समर्थन करने के लिए अनुपम खेर जी भी वहां पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। और परेश रावल इस बार नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुलकर बोलने के बाद स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनके उम्मीदवार के रूप में गुजरात में अब अपना भाग्य की आजमाइश करने वाले हैं। और इस श्रृंखला में हम याद करें मीराबाई का अभिनय करने वाली हेमा मालिनी को, जो अपनी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रकट उन्होंने फिल्मों में और नृत्य के माध्यम से किया है, वहीं अब उनकी लीलाओं से जुड़ी हुई विशिष्ट स्थली मथुरा से वो चुनाव लड़ रही हैं। चुनावों के इस दौर में कुछ समय पहले एक महत्वपूर्ण खबर आई जो थी गुलजार जी से संबंधित, और मीरा फिल्म के निर्देशक भी गुलजार ही थे। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल ड्रामा एंड बॉलीवुड, क्योंकि जिस तरह के संवादों का लेन देन नेताओं के बीच में हो रहा है, ऐसा लगता है कि अगर उनके कोई स्क्रिप्ट राइटर हैं तो वो इस बारे में पूरी तरह सजग हैं कि किस तरह के संवादों पर अधिक से अधिक लोगों का ध्यान कम से कम समय में वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। और जब वो खींचने का प्रयास करते हैं तो उसके प्रति उत्तर में दूसरी दल की तरफ से भी नेताओं के बयान फटाफट आने लग जाते हैं। तो एक तरह से भारत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है ये चुनने के लिए कि कौन है सही दावेदार भारत को आने वाले 5 साल तक नेतृत्व देने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में आप सबके साथ जहां स्टूडियो में हम से बातचीत के लिए पहुंचे हैं नारायण कटारिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कटारिया जी। नमस्कार। आपने इंडो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल फोरम की स्थापना की है और आप मोदी जी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और आज सौभाग्य से
न्यू जर्सी से हमारे साथ एक ऐसी आवाज आप तक पहुंचने वाली है फोन पर जिन्हें आप एक कवि के रूप में तो जानते ही हैं, और वो स्वयं एक चिंतक भी हैं, कंप्यूटर पेशे से जुड़े होने के साथ अपने हिंदी प्रेम को निभा रहे हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं स्वागत कराऊं अनूप भार्गव जी का। अनूप जी, आपका स्वागत है, आप हमारी आवाज से जुड़ रहे हैं। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। बहुत आनंद की बात है, और आनंद के इस दौर में इससे पहले कि हम राजनीतिक चर्चाओं की तरफ बढ़ें, मैं आपके साथ विशेष रूप से याद करना चाहता हूं, ये हम सबके लिए कितने हर्ष की बात है कि गुलजार जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले वो न्यूयॉर्क आए थे, उनकी रचनाओं से, उनकी फिल्मों के अलावा उनके लेखन से भी आप काफी समय से जुड़े रहे हैं। आप बताएं, जब आपने सुना कि उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है तो आपको कैसा लगा? अशोक जी, बहुत ही आनंद का विषय था ये, और यहाँ एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गुलजार साहब को ये जो पुरस्कार मिला है वो उनकी समग्र फिल्मों के प्रति उनके योगदान के लिए है जी। तो ये सिर्फ एक गीतकार के लिए नहीं है, जबकि गुलजार साहब ने फिल्में भी बनाई हैं, संवाद भी लिखे हैं, वृत्त चित्र भी बनाए हैं, और जो उनका समग्र योगदान है उसके लिए गुलजार साहब को ये अवार्ड मिलना मेरे अनुसार दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ही सम्मान है। और मुझे बहुत कि गुलजार साहब को ये पुरस्कार मिला। उन्होंने कुछ राजनीतिक सजगता वाली फिल्मों का भी निर्देशन किया था, जिसमें आंधी एक फिल्म थी। बहुत संवेदनशील फिल्में उन्होंने, नमकीन, मौसम इत्यादि भी बनाई हैं, खुशबू, परिचय, किनारा, ये सब फिल्में याद आती हैं तो एक अलग तरह का स्वाद आता है। गुलजार जी जब यहाँ थे, उनको व्यक्तिगत रूप से आपने करीब से जो देखा, उनकी रचनाएं भी आपने यहाँ सुनी, कोई विशेष संस्मरण आपके साथ रहा हो? गुलजार साहब से तो मिलना ही अशोक जी एक अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना में मानता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि भारतीय विद्या भवन द्वारा आयोजित एक कवि सम्मेलन में मुझे उनके साथ कविता पढ़ने को मिला। तो एक बात जो मैंने गुलजार साहब को ही कही थी, तो वो ऐसा लगा था कि जैसे किसी पुजारी को एकदम से उसके आराध्य के करीब बिठा दिया जाए। क्या बात? कुछ ऐसा अनुभव मुझे हुआ था गुलजार साहब के साथ कविता पढ़ने में। और जहाँ तक संस्मरण का सवाल है, एक छोटी सी बात जो मुझे अभी तक याद आती है, और ये हमें बताती है कि गुलजार साहब न केवल एक अच्छे गीतकार हैं, न केवल एक अच्छे फिल्मकार हैं, बल्कि कितने बड़े इंसान भी हैं। तो घटना कुछ इस तरह की है कि उसी कार्यक्रम से पहले हम लोग एक होटल की लॉबी में, मैं था, गुलजार साहब थे, डॉक्टर जयरमन भारतीय विद्या भवन से, और गोपी चंद नारंग जी जो साहित्य कला अकादमी के चेयरमैन थे उस समय जी। हम लोग लॉबी में बैठे हुए थे। तो 2 मिनट के बाद मेरी पत्नी रजनी भार्गव, जो कहीं बाहर गई हुई थी, वो उस लॉबी में प्रवेश करती हैं जी। तो रजनी ने हम सबको देखा और वो आकर हमारे साथ बात करने लगी। तो गुलजार साहब ने बड़े आग्रह से, बड़े सामान्य तरीके से रजनी को बोला कि आप बैठ जाइए। तो रजनी कुछ जल्दी में थी या कुछ कारण था, तो रजनी ने कहा नहीं नहीं ठीक है ऐसे ही, और वो अपनी बात उनकी चलती रही। तो गुलजार साहब ने 1 मिनट इंतजार किया और उसके बाद बड़े ही सामान्य और सरल उसमें उन्होंने रजनी को कहा कि अगर आप नहीं बैठेंगी तो हम सबको यहाँ पे खड़े होना पड़ेगा। क्या बात। और ये बात जो उन्होंने इतने सहज तरीके से कही कि हम में से किसी ने भी इस बात को नहीं सोचा था, लेकिन गुलजार साहब को ये बड़ा अजीब सा लगा कि हम सब लोग बैठे हैं और एक महिला उनके साथ खड़े होकर बात कर रही है। तो ये बिल्कुल गुलजार साहब के एक बड़े व्यक्तित्व को। जी बिल्कुल, सहजता के साथ में जो भारतीय संस्कृति की सूक्ष्म बातें हैं वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। और आपसे बहुत संक्षेप में उनकी एक रचना की कुछ पंक्तियां बांटना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में 2-2 हिंदुस्तान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, एक है जिसका सर नवे बादल में है, दूसरा जिसका सर अभी दलदल में है,
एक है जो सतरंगी थाम के उठता है, दूसरा पैर उठाता है तो रुकता है। कुछ पंक्तियों को छोड़ते हुए मैं अंतिम पंक्ति की तरफ जा रहा हूं, जहां वो कहते हैं 60 साल आजादी के हिंदुस्तान अपने इतिहास के मोड़ पर है, अगला मोड़ और मार्स पर पांव रखा होगा, हिंदुस्तान उम्मीद से है। मुझे लगा ये उनकी रचना आज के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान उम्मीद से है और ये उम्मीद जगाने का काम नेता अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। और अभी जिस तरह का दौर है, तो भारतीय राजनीति के केंद्र में आपको कौन दिखाई दे रहा है अनूप जी? जहां तक राजनीतिक का सवाल है, आपका प्रश्न मैं समझा नहीं अशोक जी। नहीं, अभी जब हम भारतीय राजनीति की चर्चा करते हैं तो उसके केंद्र में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? अशोक जी, मैं केंद्र की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक जो बात जो पहली बार भारतीय राजनीति में हुई है जी, और मैं उससे कहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी का जो पदार्पण हुआ है राजनीति में, मैं उसे एक बहुत बड़ी घटना मानता हूं, क्योंकि इसने हमें हर राजनीतिक दल से जरा हटकर सोचने का एक मौका दिया है। तो आपने भी क्या कि थोड़ा हटकर जवाब दिया है क्योंकि अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे इन दिनों केंद्र में कौन है भारतीय राजनीति के, तो शायद एक नाम आएगा जो आप जानबूझकर छोड़ गए हैं क्या? नहीं, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बात इस चुनाव में अलग है जी जी सब बातों से, जी जी, उसकी तरफ मैं केंद्र कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसे बहुमत मिलेगा या किसे नहीं मिलेगा, ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन मेरे विचार से आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में होना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो आप जिसको उपलब्धि मानते हैं उसको हमारे जो स्टूडियो में बैठे हैं नारायण कटारे जी, वो क्या मानते हैं, इसकी तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद शायद हम पहले ब्रेक की तरफ बढ़ने की स्थिति में आने वाले हैं। तो नारायण जी, बातचीत आगे चले उससे पहले आम आदमी पार्टी की जो भूमिका भारतीय राजनीति में अभी आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कितना उन्होंने योगदान किया है? भाई मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं सीधा कि अब जो इलेक्शन होने वाली हैं इसमें आम आदमी पार्टी को 2 या 4 सीटें मिलेंगी, बड़े मुश्किल से। एक दिल्ली में मिलेगी, दूसरों का कुछ पता नहीं है कहाँ मिलेंगी, 2 या 4 सीटें मिलेंगी। पहले आया था उसने केजरीवाल ने थोड़ा शोर शराबा मचाया था, दिल्ली में कुछ 28 सीटें ले ली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी ही इज नो मोर। अब मैं बताता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन अगर हम कितनी सीटें मिले कितनी न मिले उसकी चर्चा न करें, तो आम आदमी पार्टी का उदय जो हुआ है उससे क्या कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव भारतीय राजनीति पर हुआ है? थोड़े दिन हुआ था पहले, लेकिन ये जब 49 डेज के बाद निकल गया, या 49 दिनों के अंदर 49 झूठ बोले, बहुत से झूठ बोले उसने, और जैसे बोलता था मैं शीला को अभी जेल में डलवाऊंगा, ऐसे 49 हैं जो कांग्रेस से मैं कभी नहीं गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, बच्चे के हाथ रख के ऊपर बोलता था, ऐसी 49 बातें हैं उसने की थी, वो सारी झूठ साबित हुई है। उसका वैल्यू पूरे का पूरा मार्केट में अभी खत्म है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि वो अब पंजाब गया था, पंजाब में पता है क्या किया उसने? पंजाब में हर जगह वो कहता था भारत माता की जय, वंदे मातरम, लेकिन जब मलेरकोटला गया, मलेरकोटला एक जगह है जहां सारे मुसलमान रहते हैं, वहां उसने भारत माता की जय नहीं बोली और वहां उसने वंदे मातरम नहीं कहा। और उसकी पार्टी के अंदर नक्सल हैं, कम्युनिस्ट हैं जो कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को लेके ये चल रहा है इस कंट्री के अंदर। इसको सबको पता लग चुका है कि ये डेंजरस आदमी है, ये एंटी नेशनल आदमी है, उसका वैल्यू मार्केट वैल्यू अभी खत्म है, ये कुछ नहीं कर रहा। मैं आपसे इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहते हुए, अनूप जी जो बातें आपने इनसे सुनी है, इस तरह की बातें या एक खास करके ये आरोप कि वो अपनी जिम्मेवारी से भाग गए, उसको लेते हुए कुछ समय पहले उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि शायद उनसे कुछ जल्दबाजी हुई ये निर्णय लेने में, पर वो निर्णय और दिल्ली का प्रयोग अपने स्थान पर। फिर भी आप क्या समझते हैं, अब आम आदमी पार्टी की भूमिका कितनी प्रासंगिक, कितनी सार्थक हो रही है या हो सकती है? नहीं अशोक जी, मेरा जैसा आपने कहा कि ये सवाल इस बात का नहीं है कि उन्हें कितनी सीट मिलती हैं, सवाल इस बात का है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनका कितना अर्थ है और उनमें कितनी सार्थकता है। और वो सार्थकता
मेरे हिसाब से चाहे उनको कितनी भी सीट मिले वो रहेगी। ये बिल्कुल सही है। और मुझे बहुत रोचक ये लगता है कि जिसका जिस दल के साथ एक आत्मिक, कह दीजिए भावनात्मक या वैचारिक संबंध है, वो उस दल को जिस तरह से देखता है और दूसरे उसको जिस तरह से देखते हैं, वो काफी विविधता हमारे लिए पेश करता है। जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस वाले सोनिया गांधी को कैसे देख रहे हैं, बाकी के लोग कैसे देख रहे हैं। बहरहाल आज की चर्चा विशेष रूप से रोचक और रसमय इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड के प्रवेश के साथ जो भारतीय राजनीति के रंग निकल कर आ रहे हैं, उसके अलावा ऐसा लगता है कि बहुत सारे राजनीतिज्ञों पर भी कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट पहले से इस बार ज्यादा ढंग से उभर कर आ रहे हैं। उसकी तरफ चर्चा करने में आप हमारे साथ बने रहें और कटारिया जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी अवसर मिलेगा, पर राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। To advertise in this show, please call 347-653-1309. When considering where to host your wedding banquet or party, consider the Lafayette Yard Hotel, conveniently located in central New Jersey. The Lafayette Yard Hotel offers a beautifully appointed grand ballroom with seating for up to 400 people and over 150 guest rooms, including 4 suites and ample, safe, enclosed parking in the adjacent garage. The Lafayette is truly your best choice. Call Ibrahim at 404-491-5674 or 609-421-4000 and make an appointment today. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. Your eyes are the windows to your world. Trust your eyes to Malik Eye Care. This is where ophthalmology, optometry, and opticianry join under one roof to meet all your vision needs. Our offices house a plethora of state-of-the-art lasers and diagnostic equipment. I'm a board-certified ophthalmologist and a member of the American Academy of Ophthalmology, and also a fellow of the American College of Physicians and Surgeons. I've done thousands of ocular surgeries to restore vision to many patients. Consult our offices to see how we can improve your vision. We look forward to seeing you at your next appointment. Shri Durga Mata astrologer and palm reader, world famous astrologer Pandit Baba Sai Ram is in New York. Pandit predicts past, present and future. Intending person can inquire about education, love, marriage, husband and wife problems, children, health, court case and many other personal problems. Pandit can bring the loved ones back, and also he is a specialist in removal of black magic and evil spirits. Call for appointment. Jackson Heights, Queens, New York. Mobile number 646-517-8368, 347-657-3822. वेलकम बैक टू इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में जिस तरह से बॉलीवुड के रंग हैं और साथ में एक तरह की ड्रामेबाजी खास तौर पर दिखाई दे रही है, वक्तव्यों में भी और जिस तरह से हाव भाव और जैसे मीडिया का उपयोग अलग अलग राजनीतिक दल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई एक कंटिन्यूअस ड्रामेटिक सीरियल जनता के सामने डे बाय डे अनवेल हो रहा है। और इसको लेते हुए अनूप जी हाँ जी तो जो अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने एक वक्तव्य टेलीविजन पर दिया था जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऑटोक्रेटिक, डिवाइसिव इत्यादि बताने के साथ नफरत फैलाने वाली बताया, उसकी बड़ी प्रतिक्रियाओं में और उसके लगभग समानांतर कई इंटेलेक्चुअल्स ने भी ऐसा कहा कि सेक्युलर पार्टी को ही आगे लाना चाहिए। और इसमें जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था, इम्तियाज अली सहित विशाल भारद्वाज और कई बॉलीवुड के कलाकार या निर्देशकों ने हस्ताक्षर किए हैं। सो ये एक नया सा ट्रेंड है, आप इस पर क्या कहेंगे? उसकी तरफ आने से पहले आई वांट बिकॉज नारायण कटारिया जी's organization itself is called
Indo-American Intellectual Forum. Indian American. So I thought it would be nice to hear what you think about the perception and call of all these intellectuals. मेरे ख्याल से ये जो इंटेलेक्चुअल है ना, ये जो है ना, इनकी थिंकिंग जो है और इनके सोचने का जो तरीका है उन्होंने लेफ्टिस्ट है. They believe in communism, different type, Maoist type communism, Russian type communism, and all these people, they are affected by that ideology, and they are from either Calcutta or Kerala or JNU. These people, they have formed some sort of societies, and these people were ruling. They were controlling. They were in the government. They are on the TV. They are in the educational institutions. They are professors. They are journalists. So all these people, they had control all the time, and they wanted 80% of Indian population who are Hindu, about 1 billion people. So they were controlling them and telling them how to think. And if you do not agree with them, they were condemning them as communalist, etc. और ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं या the so-called intellectual लोग हैं, ये normally they support. They are anti-Hindu people. They support only Muslims and other people. In Indonesia, no, I'm telling you, just give me 2 minutes. In Indonesia, these people, they do not understand what Islam is. But they, everywhere, they side with Islam against Hindus in India. They were supporting Islamic people in Indonesia. In Indonesia, Communist Party was the #1 party in Asia. But when Muslims came to power, they butchered all of them and they ran away. So then in Afghanistan and Iran also happened same thing. So these people are anti-Hindu by nature, and since they are afraid that if Modi comes to power, they will lose that. And they are blaming Hindus, 1 billion Hindus, more than 80% Hindus, that Hindus are communalists. So this, Kataria, I think you made your point, and the point is if you are not supporting Modi, then you are anti-Hindu. That is the logic which probably you are proposing. And I don't know how... No. I'm not supporting that logic. No, I'm not supporting that. For example, I tell you, there are so many Muslims in Gujarat, and they are rich people, and they are supporting Modi. And I have seen so many Muslim women praying for Modi's success in Banaras also. So a lot of people are supporting Modi. I don't say that anybody who is... Now let us hear from Anupji. Anupji, what do you think when this kind of collective expression comes in the public limelight from so many intellectuals, and specifically we are talking about Bollywood for now. So where are they coming from? What do you think causes these kind of apprehensions against Modi? तो अशोक जी, पहली बात तो ये कि जो बुद्धिजीवी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी एक आम आदमी हैं और उन्हें बोलने का उतना ही हक है जितना कि किसी भी आदमी को है। Definitely. तो अगर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई भी गलत नहीं लगती बात। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहां तक कटारिया जी ने कहा कि बुद्धिजीवियों का कोई एक स्पेशल इंटरेस्ट है, तो उससे मैं सहमत नहीं हूं कि सिर्फ इसलिए कि वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं वो गलत नहीं हो जाते, या वो जैसा आपने कहा कि वो एंटी हिंदू नहीं हो जाते जी। तो जहां तक भारत का सवाल है, वो हम सबका भारत है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, सबका भारत है। तो अगर वो बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहा है कि आप उसको वोट कीजिए जो इन सब को साथ में लेकर चले, तो उसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती है, और इसमें कोई इसे एंटी मोदी लेना भी सही नहीं है। ये आप जो कह रहे हैं वो शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ये सभी लोगों द्वारा हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बॉलीवुड के ही एक जाने माने निर्देशक मधुर भंडारकर का भी कहना है। उन्होंने भी ट्वीट किया और कुछ और लोगों ने भी इस तरह की बात व्यक्त की कि वो स्यूडो सेक्युलरिज्म को अपनाते हुए मोदी के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मोदी को वोट देना चाहिए। बहरहाल तो ये जो शब्द है सूडो सेक्युलरिज्म जी, इसका मुझे पता नहीं कहां से इसका
शब्द का गठन किया गया है, ऐसे तो मैं हर शब्द के पहले अगर मैं लगा दूं सूडो और मैं कहने लगूं कि आप सूडो हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं या सूडो इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो हर शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। अगर आप उसको माने ना माने, ये उनका एक्सप्रेशन था। अगेन एज यू सेड फ्रीडम एक्सप्रेशन, तो ये उनका वही मैं कह रहा हूं कि सूडो शब्द लगा देने से सेक्युलरिज्म शब्द का अर्थ नहीं बदल जाता, और जो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं उनकी मान्यताएं नहीं बदल जाती। ये somehow it becomes interesting to always understand what is it that we take as the meaning of secularism, and do you think it was a part of Indian constitution when constitution was formed, or it was later adopted? Okay, इसके लिए अशोक जी मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहां तक सेक्युलरिज्म की जो मेरे मन में जो धारणा है वो यही है कि भारत सबके लिए है, और मुझे अपने अधिकार लेने के लिए मुझे ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं हिंदू हूं, और या जैसा कि कई बार कहा गया है कि भारत हिंदुओं का है जब तक वो ये मानने को तैयार हैं कि मुसलमानों के भी जो वंशज रहे हैं वो ये माने कि वो भी हिंदू थे। तो अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरे वंशज 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले हिंदू थे, तभी मुझे हिंदुत्व का अधिकार मिलता है इस देश में। I think I would have Narayanji respond to this, but somehow I kind of in principle agree with this theory, but then there are many people who are subscribing to what you just said. तो ये नारायण जी क्यों जरूरी होना चाहिए कि मुसलमान हैं या कोई हैं वो ये माने कि उनके वंशज हिंदू थे? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ जी क्या हो गया है कि सेक्युलरिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सेक्युलरिज्म मीन्स गवर्नमेंट शुड बी इम्पार्शियल एंड इट शुड बी all the religions, Hindu, Muslims or Christian, they should be treated equally. लेकिन इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसे हो गया है? फॉर एग्जाम्पल अब जो ममता बनर्जी है वो कह रही है कि इमामों को 2500 हर महीने पगार मिलेगी, अलाउंस मिलेगा, और हिंदू प्रीस्ट को बेचारे जो भूखे मर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसी जो चीज़ें हो रही है सेक्युलरिज्म के फॉर्म, हज जाने के लिए मुसलमानों को सब्सिडी दी जा रही है, और जो जा रहे हैं हिंदू अमरनाथ यात्रा को उनके ऊपर टैक्स लगाई जाती है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अबू सलीम है, अबू सलीम को वीआईपी की ट्रीटमेंट मिल रही है जेल के अंदर, और हमारी साध्वी प्रज्ञा को 5 साल जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। समझ रहे हो? और दूसरा क्या हो रहा है कि यूपी में या कुछ ऐसा रूल है कि मुसलमान औरत जो शादी करेगी उसको 50,000 रुपए गवर्नमेंट देती है। तीसरा रूल है 30,000 स्कॉलरशिप है, वो सब मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। ये अगर सेक्युलरिज्म, इसको हम सूडो सेक्युलरिज्म बोलते हैं। मैं इनको अनूप जी के इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं कि दिस इज कॉल्ड सूडो सेक्युलरिज्म। तुम्हारे लगाने न लगाने से फर्क नहीं पड़ रहा है। सेक्युलरिज्म की एक्चुअल मीनिंग हिंदुओं को कौन सिखा रहा है? अनूप जी जो सेक्युलरिज्म बोल रहे हैं, बिकॉज ही इज अ हिंदू कैन नॉट थिंक डिफरेंट वे। हिंदू बचपन से, हिंदू जन्म से, हिंदू बाय ट्रेडिशन से, हिंदू बाय वैल्यू सिस्टम से, हिंदू की तो ये धारणा है कि सारे एक हैं, हम इंसान हैं। हिंदू को सेक्युलरिज्म ये सिखाने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो अपने को कहते हैं, ये कहां से आ गए? एंड व्हाई दे डोमिनेट द इंडियन सीन। और ये अभी लोग डर रहे हैं, उनको घबराहट हो रही है कि हमने ये झूठा सिस्टम जो हिंदुओं के ऊपर लगाया था, अब हिंदू वांट टू शेक ऑफ दैट थिंग, इसलिए वो घबराहट से वो भाग रहे हैं। तो नारायण जी आपने जो बात कही, आई थिंक दैट ब्रिंग्स टू आवर अटेंशन अ काइंड ऑफ कलर इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स दैट इज सीन दिस टाइम अराउंड, वेयर so much reference of religion, Hindu, Muslim, Isai, Sikh, it is coming to the fore, whereas as an Indian one would like that the discourse is on matters which are relevant for one and all. So Anup ji, do you think religion and politics they have kind of reached to a space which demands additional understanding and analysis to the extent that it is affecting the political discourse? नहीं,
नहीं अशोक जी, मेरा तो जहाँ तक निजी विचार है, मेरे हिसाब से तो जो रिलीजन है, जहाँ तक धर्म है, वो एक बेहद निजी सवाल है मेरे लिए। और मैं किस धर्म में विश्वास करता हूँ उसका मेरे राजनीतिक अधिकारों से और ये मेरी राजनीतिक मान्यताओं से उसका कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि धर्म मेरा निजी मामला है, उसे मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं आपको छोड़ने से पहले मैं जैसे आपको जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैं अभी कह रहा था कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्यों आया, तो और बातों के अलावा जैसे सोनिया गांधी जी जाती हैं जामा मस्जिद के इमाम साहब से ये कहने के लिए कि मुस्लिम वोट को तोड़ो मत, तो वो भी एक तरह से धर्म को राजनीति में ला रही हैं। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी, बीजेपी सब गलत है वो, मैं उसका समर्थन नहीं करता कि धर्म को किसी भी तरह से राजनीति में इस्तेमाल करना बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो कटारी जी, आप क्या सोचते हैं जो भारत बना है, समहाउ ये जो बात कह रहे हैं मुझे ऐसे याद आया कि जो बंटवारा भारत का हो उसमें भी धर्म कहीं ना कहीं एक उसने अपना एक रोल प्ले किया है। तो क्या ये जो चाह रहे हैं या जैसा सोच रहे हैं, जो कि मुझे लगता है आइडियल बात है, वो प्रैक्टिकली हम भारतीय समाज में राजनीतिक दृष्टि से उसको अपना पाए हैं या अपना सकेंगे? देखो, पहले क्या है, हिंदू बेचारे जो लोग हैं ना, दे आर सेक्युलर बाय नेचर, और उन लोगों को ये समझ में भी नहीं आता कि हिंदू कैन हेट एनीवन। ये हम किसी को भी हेट नहीं कर सकते। हम ये बिलीव करते हैं कि जो आत्मा दूसरे आदमी में है वो मेरे में है। ऐसी तरह से ही हम सोचते रहते हैं। लेकिन दूसरे लोग, उनके रिलीजन स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे साथ एग्री नहीं करता है ही हैज टू गो टू हेल, और जो तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे रिलीजन को मानता नहीं है या मोहम्मद में बिलीव नहीं करता या कुरान में बिलीव, उसका गला काट दो। इसीलिए ये सारे के सी दैट मैं हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये लोग बोल रहे थे अनूप जी ठीक बोल रहे हैं, जो हिंदू सारे के सारे इंडिया के बेसिकली ऐसे ही हैं, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। दूसरे जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, उन लोगों का काम है सारी वर्ल्ड को कैप्चर करना और डोमिनेट करना। ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू पीपल हैव रियलाइज्ड कि समथिंग इज रॉन्ग इन इंडिया, और जिस तरह से सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, इट इज टू डिफेम हिंदूज, डिमोरलाइज हिंदूज, डेनिग्रेट हिंदूज। I have to interrupt you because I don't have the Muslim voice or Christian voice with me right now, but your point taken, and I think one of our viewers also want to contribute something. Anup ji, I'll put you on hold for a second, sir. Hello, ITV Live. व्याजी जी, हेलो व्याजी। हाँ जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम करें प्लीज अपने। अच्छा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी, कि हमारे जो समाज है ना जी, उस समाज के अंदर अपनापन और दूसरापन क्यों समझा जाता है कि आदमी जो डरता कौन है, डरने वाला जो होता है वो कल्प्रिट होता है जी, वो उसके अंदर खोट होता है, बेईमानी होती है, वो डरता है। तत्व वाला कभी नहीं डरता, वो सच्चाई पर चलने वाला कभी नहीं डरेगा जी। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, डर कौन रहा है कि नहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी है, या तो उसमें नफरत है जी, उसमें प्रेम नहीं है। तो अगर अगर प्रेम है वो डरेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस सवाल ये पैदा हो रहा है कि मुसलमान क्यों डर रहे हैं, वो उनमें कुछ कमी है, वो अपना नहीं समझते। एक्चुअली मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। एक्चुअली डर सभी के पास होता है, इंसानों के पास, चाहे वो कहीं से भी आते हों, और स्थिति के हिसाब से किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम होता है। और मुझे लगता है भारत की चेतना या भारत एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री ये चाहता है कि किसी के पास डर की कोई जगह न हो, और उसी की लड़ाई है कि किसके आने से डर सकते हैं कुछ लोग या निडर होकर आगे बढ़ेंगे सारे लोग। तो आपने जो बात कही उसको अपने साथ रखते हुए एक बात और सुन लीजिए जी जल्दी। दूसरी बात क्या होती है जी, कि हिंदू हमेशा सबको प्यार करता है, हिंदू अपने आप में समझता है, किसी से नफरत नहीं करता। आज अंग्रेज आए, फारसी आए, डच आए, स्कॉच आए, सबको गले लगाया है, मुसलमान सबको गले लगाया है, किसी को भगाया नहीं, किसी को भी जब पूरी ताकत में थे तभी बाहर नहीं कि जाओ भग जाओ सबको। अब क्या डर है? अच्छा, जो पाकिस्तान बना है, किसने पाकिस्तान बनाया? जो कौन को हटा दिया? मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ, बाकी हिंदुस्तान में क्या रह गया? हिंदू रह गया। अगर वो पाकिस्तान बनता है तो हिंदुस्तान है, ये इसको हिंदुस्तान कहते, फिर भी उसके बाद भुला दिया, उसको कहते हैं हिंदुस्तान। असली हिंदुस्तान की जगह पर हिंदुस्तान क्यों? सब याद रखते थे,
सब तो जी आपकी बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय को देखते हुए आई हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस ब्रेक नाउ, सो आई अप्रिशिएट But I'm happy you listening my voice. I'm very happy to you. Thank you, sir. So stay with us and we'll be right back after this break. To advertise in this show, please call 347-653-1309. वो है एक सच्चा हिंदुस्तानी जिसकी प्रज्ञा में ज्ञान विज्ञान अंकों की विद्वता, जीवन शैली में संस्कारिता की सुगंध, विचारों में नए युग की धीमी दस्तक हो, जिसकी शौर्य गाथा में युद्ध की अनोखी मानव कहानियां, जीत में पराजितों का सम्मान, शिक्षित पीढ़ी में लक्ष्य को पाने की चाहत, प्रार्थना में निर्बल निसहाय के लिए पुकार हो, वो है एक सच्चा हिंदुस्तानी जिसकी आकांक्षाओं में सबके लिए सुख की खोज, व्यवहार में स्त्री शक्ति का सम्मान, हृदय में देश प्रेम, इरादों में सबका साथ, सबका विकास हो, वही है एक सच्चा हिंदुस्तानी। Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. When considering where to host your wedding banquet or party, consider the Lafayette Yard Hotel, conveniently located in central New Jersey. The Lafayette Yard Hotel offers a beautifully appointed grand ballroom with seating for up to 400 people and over 150 guest rooms, including 4 suites and ample, safe, enclosed parking in the adjacent garage. The Lafayette is truly your best choice. Call Ibrahim at 404-491-5674 or 609-421-4000 and make an appointment today. I am your immigration attorney, Michael Fulwani. And I'm your immigration attorney, David Nachman. Keep watching us, our program on immigration and you. For the latest information, updates, and developments about immigration law. Every Saturday at 8:15 p.m. And wake up to us on Sunday at 11:45 a.m. Consult Swami Manjeet Ji for accurate horoscope reading, palm reading, and likelihood of love, marriage, children, business, health, immigration, and court cases. Swami Ji removes black magic, gives protection, and helps in removing various problems by powerful holy mantras and meditation on God. Free check of black magic. Excellent results. Call 718-358-2901. The number again, 718-358-2901. Namaste, Salam Alaikum and Sat Sri Akal. My name is K.D. Singh Sani and I represent Sani Accounting Services. We prepare individual and business tax returns year round. We are also IRS authorized e-file service provider. We offer excellent services at very affordable rates. I have 30 years of experience in small business consultation and management. I will be grateful for your business and you will be our satisfied customer. Thank you. वेलकम बैक, यूर वॉचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास। हम बात करें भारतीय राजनीति की। भारतीय राजनीति की बात करते हुए धर्म और राजनीति में जिस तरह की एक ऊहापोह का सा संबंध इन दिनों विशेष करके दिखाई देता है, उस पर चर्चा करते हुए हमारे साथ फोन पर हैं अनूप भार्गव जी। और हम पहले चर्चा कर रहे थे बॉलीवुड की, और बॉलीवुड में भी सांप्रदायिक सद्भाव अलग अलग फिल्मों के माध्यम से और आपसी संबंधों में फिल्मी कलाकारों की दिखाई देता रहा है। हम बात कर रहे थे किस तरह के डायलॉग्स इन दिनों ज्यादा आ रहे हैं पॉलिटिकल मंचों से। तो हाल ही में राहुल गांधी ने पटना से कहा कि मोदी जी जनता को उल्लू बनाना छोड़ो। So basically he is calling that Modi should stop fooling people.
Now, is this the normal kind of expression that we have heard on political stage, or things are changing? And I know each stage is coming up with these kind of rhetoric. So Anup ji, how do you feel as a literary person? जिस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीति में हो रहा है, उसके बारे में आपकी टिप्पणी? नहीं, जहां तक राहुल जी के इस भाषण का सवाल है, मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं और बिल्कुल गलत है। और जहां तक एज ए जनरल आप जो बात कर रहे हैं भाषा का, तो उसमें मैं मानता हूं कि हमें सभी को, चाहे हमारे राजनीतिक व्यूज कितने भी अलग हों, लेकिन एक सभ्यता की सीमा के अंदर हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और अगर उसका कोई भी अगर उसका उल्लंघन कर रहा है, तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी तरह से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। तो अनूप जी, आप हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद करने की तरफ बढ़ने से पहले मैं कटारिया जी से जानना चाहता हूं, जो मोदी जी से माफी मांगने की बात बार बार आ रही है, तो उनके समर्थक के रूप में आप क्या सोचते हैं? उनको कह देना चाहिए था कि मुझसे गलती हुई, माफ करें, या वो जो स्टैंड है उनका आपको ठीक लगता है? नहीं, पहले अशोक जी ये बात समझ लीजिए कि मोदी का उसमें कोई कसूर ही नहीं था, तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये जो राइट हुआ था, उस वक्त मोदी नया था, उसको 3-4 महीने हुए थे चीफ मिनिस्टर बने हुए, और मोदी ने बड़ा जोर लगाया। और अकॉर्डिंग टू जो वो जो DPS गिल है, जो पंजाब का पुलिस इंचार्ज था, DIG पुलिस था पंजाब का, उसने कहा है कि मोदी वहाँ जैसे ही राइट शुरू हुए, मोदी ने 70,000 पुलिस वालों को बुलाया और उसने सबको ऑर्डर किया कि मेक श्योर नथिंग गोज रॉन्ग। ये तो एक बात है। उसके बाद में मोदी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि मेरे पास पुलिस भेज दो, आई वांट टू हैंडल दिस राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि मोदी का कोई कसूर नहीं था, और मोदी ने मिलिट्री को बुलाया, फटाफट मिलिट्री एक दिन आ गई, और 27 को 2000 मुसलमानों ने 59 हिंदुओं को पूरा जला दिया था गोधरा स्टेशन के ऊपर। दूसरे दिन 28 को इसने मिलिट्री को बुलाया था, और 28 के बाद दूसरा 29 नहीं थी, तो 1 मई को मिलिट्री ने वहां मार्च की, और पुलिस को शूट टू ऑर्डर दिए गए। मैं आपको समझाता हूं कि मोदी का कोई कसूर ही नहीं था, तो माफी क्यों मांगनी है? दैट इज योर आर्गुमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन बताऊं भी तो सही ना। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए आपकी ठीक है जी, बट बेसिकली योर आर्गुमेंट इज कि उनका कसूर नहीं था, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। बट द इंप्रेशन still persist for whatever various reasons. And just in 30 seconds, Anup ji, what has been your impression? ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए। नहीं, मैं अशोक जी बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जहां तक मॉब मेंटालिटी का सवाल है, उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो दंगे के समय चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उस दंगे को रोकने की कोशिश करें। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 1984 में दिल्ली में गलती की, और वही गलती कुछ हद तक गुजरात में हुई है। सो थैंक यू अनूप जी, और कटारी जी आपका भी धन्यवाद है। और अब हमारे पास अंश है एक बातचीत का, wherein I talked to Subramanian Swamy, who is in the news these days, especially, and he is known for comments that turns out to be controversial comments, and he said something about Priyanka Gandhi's drinking habits recently, and Congress protested in front of his home. While he was in New York, I talked to him about a couple of issues that included his understanding of the way secularism is being practiced in India, and when I also asked him, there are intellectuals who says that if Modi becomes Prime Minister, I'm going to leave India. What did he say? So we'll take a look at a part of this interview with Subramanian Swamy. I myself had gone to Srinagar on the 22nd of May this year to address a public meeting in Lal Chowk. Not after Indira Gandhi, any Hindu has addressed a public meeting in Lal Chowk. I addressed it as Janata Party president, and there was a big hall in which maybe 3,000 Muslims of the valley had attended, and what they told me was this, that we subscribe to everything you say,
But we are being told by the terrorists that the Hindus will ultimately give up Kashmir. They did it with Pakistan, they will do it now. They have, Hindus are kept quiet when when the militants draw out 500,000 Kashmiri Pandits out of it. And then there's the other side also, that in Gujarat, for all they have said, every 3 months there used to be a major riot in Gujarat since 1963. But after Modi coming, there has not been a single riot for the last 12 years. Now, how do you explain that? I think the problem is not with Muslim. The problem is with the Hindu. He's a confused mind, you see. We get divided on caste basis, language basis, all kinds of things. So I think if you want to remove these differences, you must have a strong Hindu leadership who can tell the Muslim community that if there's ever a riot, we will be standing in the middle. We will not allow it. This is what Modi has done. He said, no, I will not tolerate any riots. And therefore there will be no riots. If the Hindu community knows there's a strong leader who's a Hindu leader, and he says no riots, then they will obey. But if he thinks that, oh, this man is a chapaloos, you see, he's a sycophant of the Muslim community, they will not listen. That's why in Muzaffarnagar, the Jats felt that they have to take the law into their own hands. So the answer to your question is a united Hindu community, and not maybe all 80%, but even half of that, 40%, it's a big number. 40% can get you elected with an absolute majority in parliament. So the answer is that Hindus must first demonstrate unity. And then the leadership must be strong, that no one can take law into their own hands. If you take law into your hands, we will punish you. We don't care if you're a Hindu. But if you take law into your own hands, we'll punish you. And deliver that confidence to the Muslim community that any time there's an unfairness to you, we Hindu leadership will stand up to support you. Then I think these things won't happen. Swami, interestingly, recently there have been some intellectuals, well-decorated intellectuals, and probably they come from Hindu background also, who has come up with these kind of statements that if Narendra Modi becomes Prime Minister, I'm not going to live in India. Well, we have 1 billion plus people. Somebody wants to leave is welcome. Ours is a free country. Article 19 guarantees freedom of travel. So I want to go. I'd like to see you where you are better treated than in India. What you said is, of course, an obvious way of responding. But why he comes up with these kind of ideas? I think, you see, I'll tell you, there's a problem. Jawaharlal Nehru created a new class of secular Indians, as it's called. Now, what does this secularism mean? I mean, here is a religion which says that all religions lead to God. Now, who can be more secular than that? So what is it, the meaning of secular? The one who favors Muslims at the expense of Hindu, he is secular. That's how it is slowly becoming like this. And that's why a man like Manmohan Singh says that the first charge on resources is for Muslims. So we believe secular means non-discrimination on the basis of religion. We will not discriminate against an engineer because he's a Muslim. And it requires a strong Hindu leadership to ensure that a Muslim engineer who is qualified is not discriminated because he's a Hindu, because he's a Muslim. So this new class of intellectuals who have grown up with I call them as the Nehruvian secularists, they are feeling uncomfortable because they don't want to own up their Hindu identity. And therefore they feel that Modi comes and the whole country will rise as one to accept what is always true, that is the mainstream culture of India is Hindu. Yes. How do you see NRIs are resonating with the message of Modi, and what role do you envisage? Modi is wildly popular in NRIs. I mean, look at even his digital presentations, what a euphoria there is. No, he has got the imagination of the tech-savvy, highly paid young professionals of NRI origins in the United States. Now, many of them talk to me saying that they want to come and do something in the election.
So I tell them, see, you going and giving speeches has no value, because the system is such that you will not be able to speak in the idiom of the ordinary people. And the party workers also, who have to arrange your program, they will be not enthusiastic. For their own leaders, they'll be enthusiastic. But somebody's coming from America, iske liye bhi kar do, they will not do it. What the NRIs can do is 2-3 things. One is, we need to know how to solve major problems of India. Number one, to get a power system which delivers electricity to 100% of Indians, to 100% of Indian households, and it has a stable voltage, and that kind of power systems. How it can be designed, who we should bring in, whether it should be turnkey, whether it should be a joint venture. These things are something with our NRIs got brains in this country. They work in very important corporations. They can produce a 4-page paper, and we have a committee headed now by Mr. Nitin Gadkari on vision document. We need it. Second, we have this problem, 85% of our crude oil is coming from abroad, and it's a huge drain on our resources. So can we find some substitutes? And the answer is yes, there are shale oil substitutes, then there is hydrogen fuel cells. The Americans are not interested in hydrogen fuel cells because they got plenty of oil. They put them all in underground tanks. So the oil companies will not allow research to, but we can do it. We can, therefore, the technology of hydrogen fuel cells, how can we make it commercially viable in India? This also the NRIs can help us. The third thing is, somebody wants the excitement of fighting elections. Well, then I would suggest that you go and settle down, and where you are, there will be 1, 2, maybe 3 polling booth areas within your reach. Each polling booth has 1,000 votes, and get hold of the voter list, and then tick off, go to each house as given the addresses, given the voter list, and check whether the voter is actually there, or he is dead, whether he is migrated. Give a sanitized voter list to the BJP, and the BJP worker who is sitting in the polling booth, when some Ram Saran comes and says, I am a voter, our party worker will say, hey, you can't be a voter, Ram Saran died 6 months ago. That way, you see, to get a free and fair voting. I think this is a role they can play. You have mentioned some very important points, but I would again come back to you with the same question, and with some sort of a blueprint for NRIs who are not so closely aware about Indian setting, but they have some feeling that... I'm telling you, the feeling is that we want to do something where winning elections, there's nothing much. I think we are going to win it hands down, the way the present trends are continuing. I think what we need is that once we come to power, we should be able to do, like for instance, when Narasimha Rao came to power, I had already done in the Chandrasekhar government, I prepared the blueprints. And that time, by the way, Manmohan Singh was my economic advisor. He was a bureaucrat. And Montek Singh was my commerce secretary. So we prepared the blueprints, and as soon as Narasimha Rao came, he asked me, can you give me the blueprints? I'm going to create a commission with cabinet rank, and you will be on WTO, you will be the chairman of that committee with cabinet rank, and you can always participate in our cabinet meetings. So those blueprints immediately he executed. So the same way you come to power, we want to do a few things. We want to link all the rivers, because there are rivers that flood and there are rivers which are deficit. We want a power system which gives you guaranteed power. We want a road system which is world class. And this will attract foreign direct investment. And which, China is able to do that. So these 5-6 things we need from NRIs, because they are positioned here. And then, of course, to build a software network, particularly in the design area, where we have not gone in yet. Yet today we produce very good software, like blue-collar workers. But we need new research on design, like, we need brand names, like Microsoft. We should have an Indian who does what Microsoft has done. So those are the areas where So India should grow, and there is vision. Who comes
to that place where the vision is realized is yet to be seen. But today is very important day for Indian election. 121 seats are decided by voters in 12 states today, and we pray for peace and prosperity of India and for growth of India as well as America. I appreciate the presence of Narayan Kataria ji in the studio, and I thank Anup Bhargav for joining us from New Jersey. And a big thanks to all of you for your encouraging response for Insight Tonight with Ashok Vyas. And this is time to say goodbye. Do join us tomorrow. Namaskar. Good night. Coming up next, रुक जाना नहीं. जब बड़े एक रिश्ता तय करते हैं तो दोनों परिवार लड़का और लड़की को मिलाते हैं, लेकिन अगर लड़का और लड़की